हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एग्जाम का टाइम आ गया है। क्लास 12 का एग्जाम, फाइनल एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। और आज मैं आप लोग के लिए एक मैराथन फास्ट ट्रैक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम चैप्टर्स का, ठीक है। तो नेशनल इनकम चैप्टर्स में सबसे पहले तो बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड कवर करेंगे और एक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सम्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम। पहले तो नेशनल इनकम चैप्टर को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा हमारे देश में कितने इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। 3 इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अच्छा, कौन हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में कौन कौन इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके सेक्टर्स क्या क्या है, कौन से सेक्टर्स है? तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर्स, हम और आप। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगा वो। उसके बाद में फर्म सेक्टर, मतलब जो भी बिजनेस वगैरह खर्चा वगैरह करेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा वो। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो 3 इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? चलो, हमारा जो कोर्स है, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। क्लियर? क्योंकि आप लोग अभी क्लास 12 में हैं। तो 2 सेक्टर्स मॉडल, जिसमें आता है फर्म और जिसमें आता है हाउस होल्ड। तो हमें ये सीखना है इस चैप्टर में कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में फर्म और हाउस होल्ड के बीच में किस तरीका से इनकम फ्लो होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि 2 सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हमें एजम्पशन करना पड़ेगा 4। पहला एजम्पशन क्या? हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 2, हमारा इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। नंबर 3, हाउस होल्ड जो भी पैसा वो कमाएगा वो कंजम्पशन पे खर्चा करेगा, कोई सेविंग्स नहीं करेगा, ठीक है। और फर्म जो भी क्वांटिटी वो प्रोडक्शन करेगा वो हाउस होल्ड को बेचेगा। ये हमें एजम्पशन करना है, ठीक है। तो इसके बाद एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। फर्म को प्रोडक्शन करना है, मैं फर्म हूं, आप लोग हाउस होल्ड है, मुझे प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। लैंड कौन देगा? सर आप लोग में से कोई दोगे। लेबर कौन देगा? आप लोग में से ही कोई लेबर के तौर पे काम करोगे। एंटरप्रेनर कौन बनेगा? आप लोग में से कोई मेरा एंटरप्रेनर बनोगे। और मेरे को कैपिटल कहां से मिलेगा? आप लोग मेरे को कैपिटल दोगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है और बदले में जो फर्म होता है वो प्रोडक्शन करता है। इसलिए इस फेज को कहते हैं प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन करने के बाद जो फर्म है वो जो पैसा कमाया वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिसने लैंड दिया था उसको रेंट देगा, जिसने लेबर दिया था उसको वेजेस और सैलरी देगा, जिसने कैपिटल दिया था उसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम किया था उसको प्रॉफिट देगा, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। और इस फेज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज। तो अब पैसे किसके पास आ गए? हाउस होल्ड के पास। और मैंने आपको पहले ही एजम्पशन बताया कि हाउस होल्ड वो सारे पैसा खर्चा करेगा कंजम्पशन करने के लिए, क्योंकि आप लोग को कंजम्पशन भी तो करना है। आप लोग को गुड्स तो चाहिए ना खाने के लिए, आपको सर्विस चाहिए लेने के लिए, तो किससे लोगे? फर्म से लोगे। तो अगेन आपने जो पैसा कमाया वो पैसा आप कंजम्पशन के लिए खर्चा करोगे, मेरे ऊपर खर्चा करोगे, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पेमेंट करोगे। और बदले में मैं क्या दूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा। इसे कहते हैं, इस फेज को कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। वापस से बता रहा हूं, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा और फर्म प्रोडक्शन करेगा, इसलिए इसको पड़ गया फैक्टर्स, इसको पड़ गया प्रोडक्शन फेज। उसके बाद फर्म प्रोडक्शन करने के बाद जो भी पैसा कमाएगा वो पैसा वो किसको देगा?
हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट के तौर पे रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, और प्रॉफिट। इस फेज को कहते हैं इनकम फेज। और बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन के लिए खर्चा करेगा, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहां पे आपने 4 चीज सीखा। पहले फैक्टर सर्विस देता है, बदले में फर्म फैक्टर पेमेंट करता है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, बदले में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो यहां पे ना आपको 2 तरह के फ्लो मिलते हैं, एक मिलता है रियल फ्लो, एक मिलता है क्या, एक मिलता है रियल फ्लो, एक मिलता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब पैसा का लेन देन। जैसे फर्म हाउस होल्ड को पैसा दिया था रेंट सैलरी का, और बदले में हाउस होल्ड खर्चा किया था कंजम्पशन के लिए पैसा। क्लियर? और रियल फ्लो का मतलब गुड्स एंड सर्विस। पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया था, फिर फर्म ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज दिया था। तो इसको कहते हैं रियल फ्लो, इसको कहते हैं मनी फ्लो। क्लियर? तो रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। क्लियर? चलो, इसके बाद हमारा वर्ड आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब इसमें फ्लो का मतलब क्या होता है? सर 2 वर्ड होते हैं, एक होता है फ्लो, एक होता है स्टॉक। अब ये फ्लो और स्टॉक का मतलब क्या होता है? सर फ्लो का मतलब होता है जहां पे आपका ना पीरियड का डायमेंशन हो, जहां पे टाइम का डायमेंशन हो। जैसे मैं आप लोग को भी क्लास करा रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा रहा हूँ, तो वहां पे एक टाइम डायमेंशन होगा। मैं जो ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें एक टाइम डायमेंशन है ना? जहां पे टाइम डायमेंशन आ जाए उसको कहते हैं फ्लो। और अगर मैंने आप लोग को इस नोट्स का एक क्लिक करके, फोटो क्लिक करके आपको भेज दिया, है ना, तो वो होता है स्टॉक, क्योंकि वहां पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। आप जब वो फोटो को देखोगे तो वहां पे दिखाएगा कितने बजे वो फोटो लिया गया, तो वहां पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। क्लियर? तो फ्लो का मतलब टाइम डायमेंशन, स्टॉक का मतलब नो टाइम डायमेंशन। ठीक है? फ्लो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बट स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। फ्लो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेशनल इनकम। ये चैप्टर ही हमारा नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट, बट एसेट्स एंड लायबिलिटी इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है? तो ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया। ठीक है? देख लो। क्लियर? स्टॉक एंड फ्लो। अब आता है सर टाइप्स ऑफ गुड्स। मतलब हमारे इकोनॉमी में रियल फ्लो का बात हुआ था ना, तो रियल फ्लो का मतलब मैंने क्या समझाया था? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में गुड्स कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली गुड्स 3 तरीके के होते हैं। कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो ऐसा समझो, कंज्यूमर कोई भी गुड्स को कंज्यूम करेगा, कोई भी गुड्स, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई मशीन हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर हाउस होल्ड या कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। लेकिन फर्म अगर कोई प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो रीसेल के लिए होता है, कोई फिनिश गुड्स खरीदा है बेचने के लिए, उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन अगर फर्म कोई एसेट्स खरीदा है, अकाउंट्स में बोले तो, या कोई भी ऐसा गुड्स खरीदा है जिससे आप प्रोडक्शन को हेल्प करोगे, जो लॉन्ग पीरियड के लिए है, जो प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा बल्कि प्रोडक्शन को हेल्प करेगा, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। लाइक एक एग्जांपल, कोई रेस्टोरेंट फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कॉफी मेकर खरीदा, है ना, उसके बाद में गैस खरीदा, तो ये सब उनको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए वो कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन कोई रेस्टोरेंट वाले ने मिठाई खरीदा, कोई रेस्टोरेंट वाले ने ड्राई फ्रूट्स खरीदा, शुगर खरीदा, मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदा, तो उससे वो दूसरे सामान बनाएगा, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। और अगर मिठाई बन के रेडी है, मिठाई क्या होगा? वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि वो सेल करने के लिए खरीदा है। बट यही मैं और आप अगर कोई रेस्टोरेंट से मिठाई खरीद रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन कोई रेस्टोरेंट वाला मिठाई बनाया है तो वो बेचने के लिए बनाया है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्लियर? तो इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड क्या? कैपिटल गुड्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो, तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है? अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है? पहला फाइनल गुड जो होता है, दीज गुड्स आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल यूजर को रेडी टू यूज है,
जैसे एग्जांपल, कंज्यूमर अगर कोई लैपटॉप खरीदे, कंज्यूमर अगर कोई मिल्क खरीदे तो अपने यूज के लिए खरीदेगा, तो उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, है ना। या फर्म अगर कोई चीज खरीद रहा है अपने यूज करने के लिए, जैसे वो गाड़ी खरीद रहा है ना, या चेयर टेबल खरीद रहा है, रेस्टोरेंट वाला चेयर टेबल खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, तो यूज करने के लिए खरीद रहा होगा, तो उसको कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स बोलेंगे। बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो यूजर यूज करने के लिए नहीं बल्कि कोई सामान को बनाने के लिए खरीदता है, उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलता है। एक एग्जांपल में रॉ मटेरियल हो गया। सेकंड, फाइनल गुड जो होता है या तो कंजम्पशन के लिए होता है, उसको कंज्यूमर गुड्स, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मतलब रेस्टोरेंट वाला कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब टेबल एसी खरीद रहा है, वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो फाइनल गुड्स होता है। बट इंटरमीडिएट गुड जो होता है ना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज करता है ना, और वो रीसेल के लिए होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अब फाइनल गुड जो होता है वो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में काउंट होता है, बट इंटरमीडिएट गुड्स ना नेशनल इनकम ना डोमेस्टिक इनकम में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एक तरह का रॉ मटेरियल होता है, और रॉ मटेरियल अगर मैं भी बना दूं, जैसे मैंने मान के चलो मैं मिल्क का प्रोडक्शन करता हूं, तो मैंने मिल्क बनाया, उसका खर्चा मैंने सरकार को बता दिया। अब मिल्क से कोई चाय बना रहा है, वो चाय का खर्चा भी सरकार को बता दिया, तो वो जो चाय का खर्चा बताया उसमें तो मिल्क भी काउंट हो गया, मैंने भी मिल्क बता दिया, उसने भी मिल्क बता दिया, तो एक ही खर्चा दो बार काउंट हो गया, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर? इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने टायर बनाया, टायर बना के मारुति वाला को दे दिया, अब मारुति वाले ने गाड़ी बनाया, उसमें टायर को यूज किया और उसने गाड़ी बना लिया। सरकार ने उससे पूछा कितना खर्चा होगा, वो बोला 4 लाख, जिसमें टायर का 1 लाख इंक्लूडेड है, वो 4 लाख बोल दिया। मेरे से पूछा, मैंने बोला 1 लाख, तो उसी गाड़ी के ऊपर टोटल कितना हो गया? 4 और 1 कितना? 5 लाख। ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने टायर का खर्चा बोल दिया है, तो मारुति वाले को गाड़ी टायर का खर्चा नहीं बोलना है। उसने जितना वैल्यू ऐड किया, टायर तो मेरे से खरीदा ना, खर्चा है उसका नो डाउट, लेकिन वो ऑलरेडी मैं अपने तरफ से बता दिया। ठीक है, तो वो 4 लाख नहीं बताएगा, वो 3 लाख बताएगा। 4 लाख में से 1 लाख टायर का दाम है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते नेशनल इनकम के काउंट करने में या डोमेस्टिक इनकम के काउंट करने में। ठीक है, इसके बाद दीज गुड्स आर ऑलरेडी पास द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब हमारा फाइनल गुड जो होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में सीमित नहीं रहता, वो बाहर भी जाता है। ठीक है, बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो प्रोडक्शन के अंदर ही बनता है और उसको वही कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। यहां तक क्लियर? चलो, इसके बाद हम लोग सीखते हैं, एग्जांपल तो हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें 2 चीज सीखना है। पहला चीज सीखना हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर मुझे कोई पूछेगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, पहला बात तो ये, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, पहला बात ये याद रखो, जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पे हम फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। जैसे इंडिया, जैसे मान के चलो इंडिया, ये सुंदर सा हमारा भारत देश है ना, तो ये जो भारत देश है इसके अंदर जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, यहां पे हम फ्रीली एंट्री और एग्जिट कर सकता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी वो होता है जो वो इलाका होता है जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है, जहां पे हम फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन हमारा भारत देश के अंदर हम कहीं पे भी फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक ऐसा जगह है जहां पे हम फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते, वो है फॉरेन एम्बेसी। क्योंकि वहां पे फॉरेन एम्बेसी मतलब फॉरेन वाले का दूत, तो फॉरेन वाले का एजेंट वो रहता है, वहां पे हम फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते। क्लियर? तो एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसी, ये याद रखना। क्लियर? तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। कुछ इलाका ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर भी होता है जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। जैसे कोई भी कंट्री के अंदर अगर हमारा मिलिट्री कैंप है
तो वो मिलिट्री कैंप जितने दूर में होगा वहां हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहां पे इंक्लूड में लिख देना नंबर 1 मिलिट्री कैंप, मिलिट्री कैंप इन अदर कंट्री। अगर किसी और कंट्री में, अगर किसी और कंट्री में अगर हमारा मिलिट्री कैंप है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगा। अगर इंडियन एयरक्राफ्ट याद रखना बेटा, अगर इंडियन एयरक्राफ्ट है ना, और वो पाकिस्तान में या वो बांग्लादेश में है लेकिन वो इंडियन एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया है, तो वो भी हमारा ही कहलाएगा। उसके अंदर कमाया हुआ पैसा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। नंबर 3 आपको पता होगा हमारे भारत देश के सामने इलाका में इनलैंड वाटर्स हैं, जो कि समुद्री इलाका है, जो कि हमारे कंट्री में भी आता है, कुछ पार्ट के बाद पाकिस्तान में आता है, कुछ पार्ट के बाद बांग्लादेश में आता है। तो वो हमारे बाउंड्री के बाहर है लेकिन हमारे ही इलाका में काउंट होता है, उसे कहते हैं इनलैंड वाटर। वहां पे जो भी पैसा कमाया जाएगा, मछुआरे जो भी पैसा कमाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी। नंबर 4, आप जब विशाखापट्टनम वगैरह समुद्री इलाका में जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े रिग्स होते हैं स्टोरेज करने के लिए। तो जो रिग्स और कैनल होते हैं ना, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। फिर हमारे देश के जो सबमराइन है, समुद्री इलाका में जो सबमराइन है, वो भी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्लियर हो गया आपका। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पहला बात तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पे हम फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसी, ठीक है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अलावा भी कुछ चीज इंक्लूड होते हैं, जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट, जैसे मिलिट्री कैंप, रिग्स एंड वेसल्स, इसके बाद इनलैंड वाटर, सबमराइन, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी। कोई फॉरेन कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वहां भी हम जा सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, क्लियर। तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझाते हैं आपको। अगर मैं बोलूं रेसिडेंट क्या होता है, अगर मैं बोलूं रेसिडेंट और सिटीजन क्या होता है, देखो रेसिडेंट का मतलब होता है वो इंसान जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई करता है। जैसे एक एग्जांपल बताता है, ठीक है। आज फॉरेन के पॉलिटिशियन हमारे देश में आए घूमने के लिए, टूर करने के लिए, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उनका खर्चा करने का इच्छा, देखने का इच्छा, सब चीज कहां पे होगा, फॉरेन कंट्री पे। तो वो हमारे देश में घूमने आए हैं लेकिन वो हमारा रेसिडेंट नहीं हो सकता। अगेन, हमारा और आपका कोई भाई या बहन फॉरेन कंट्री में क्या कर रहा है, कमा रहा है, दुबई में कमा रहा है, अमेरिका में कमा रहा है, लंदन में कमा रहा है कि नहीं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है, वो जो पैसा कमा रहे हैं वो कहां भेज रहे हैं, हमें भेज रहे हैं ना, हमारे पापा मम्मी को भेज रहे हैं ना। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है, तो है तो वो फॉरेन कंट्री में लेकिन वो हमारे देश का रेसिडेंट कहलाएगा। इन शॉर्ट, रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अच्छा, सिटीजन का मतलब क्या है, जो किसी भी कंट्री का लीगल फॉर्मेलिटी, लीगल एथिक्स को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम लोग सिटीजन। जैसे इंडिया का है कि बाय बर्थ अगर आप इंडिया का है तो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, है ना। बट हो सकता है कि मैं इंडिया का रेसिडेंट ना हूं, मेरा बर्थ यहां पे हुआ है लेकिन मैं शिफ्ट हो गया लंदन, तो मेरा बर्थ यहां पे हुआ है इसका मतलब मैं इंडिया का सिटीजन हूं, लेकिन मैं कमा रहा हूं, मेरा वाइफ, सब बच्चे सब कहां पे है, लंदन में है, और हम लोग ने लंदन में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होगा, लंदन में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हमें सिटीजन नहीं देखना, हमें देखना है रेसिडेंट, क्लियर। तो रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब मुद्दा का बात करते हैं। 2 तरीका का इनकम होता है, एक होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेशनल इनकम। एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है नेशनल इनकम। बेटा ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो भी हमारे वो फैक्टर इनकम। पहला बात सर यहां पे ना एक वर्ड आ गया फैक्टर इनकम,
तो पहले वो समझा देता कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज देने के वजह से कमाया जाता है। अभी अभी सर्कुलर फ्लो मैंने समझाया था, हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विस मतलब लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योर देता है। उसके बदले में जो कमाया जाता है, रेंट हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारे को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और वही इनकम, क्योंकि वो इनकम कमाया जाता है, तो वही इनकम को हम काउंट करेंगे कहां पे, वही इनकम को हम काउंट करेंगे नेशनल, वही इनकम को हम काउंट करेंगे हमारे देश का डोमेस्टिक या हमारे देश का नेशनल इनकम काउंट करते वक्त। बट ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से मेरे को ना, गवर्नमेंट से मेरे को मान के चलो गिफ्ट मिल गया, गवर्नमेंट से मेरे को कुछ सब्सिडी मिल गया, गवर्नमेंट से मेरे को कुछ पैसे मिल गया, मैं मेरे चाचा के पास गया, चाचा के प्रणाम किया और चाचा ने मेरे को बोलते हैं ना प्रणाम करने के बदले में पैसे देते हैं, तो वो पैसे दे दिया, किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, किसी ने मेरे को डोनेशन दे दिया, वो पैसा मैंने कमाया नहीं है, वो वन साइडेड है, वो रिसिप्ट कंसेप्ट है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। वो इनकम हमारे देश का डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्लियर। हम लोग अपने देश के इनकम में से वही इनकम को काउंट कर सकते हैं जो हमने कमाया है, जो हमने कमाया ही नहीं, जो हमें गिफ्ट, स्कॉलरशिप, गिफ्ट के तौर पे, स्कॉलरशिप के तौर पे, डोनेशन के तौर पे मिला है, वो पैसे को हम काउंट नहीं करेंगे। वो एक तरह का रिसिप्ट कंसेप्ट है, वो वन साइडेड कंसेप्ट है, वो अर्निंग कंसेप्ट नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्लियर। तो यहां पे देखो, तो डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम, बेटा ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम, वो फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी या अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया है। और मैं वापस से बोल रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या था आपको पता है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री या मिलिट्री कैंप, इंडियन एयरक्राफ्ट, सबमराइन, इनलैंड वाटर, इंडियन एम्बेसी, यहां पे जो भी पैसा कमाया गया है ना, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। लेकिन यहां पे एक लाइन लिखना आपको, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंट। सर इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल, हमारे देश में केएफसी भी कमा रहा है, हमारे देश में बार्कले भी कमा रहा है, बार्कले एक बैंक है, फॉरेन बैंक है, तो केएफसी भी फॉरेन रेस्टोरेंट है और बार्कले भी फॉरेन बैंक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन क्या सर केएफसी जो पैसा कमा रहा है वो क्या आपको देगा, वो क्या इंडिया को देगा? नहीं, वो अपने हेड ऑफिस को भेजेगा। क्लियर। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है, अमेरिका में है, वो अमेरिका भेजेगा, वो इंडिया में नहीं भेजेगा। क्लियर। लेकिन इसलिए यहां पे लिखा इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंट, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त हमें ये नहीं देखना कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है। हमारे देश के बाउंड्री के अंदर, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी पैसा कमाया जा रहा है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, सारे के सारे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलो, नेशनल इनकम का मतलब क्या है सर? नेशनल इनकम में देखो क्या लिखा है, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम, अगेन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सर यहां थोड़ा सा उल्टा है, यहां पे क्या है, जब भी हम नेशनल इनकम का बात करें तो सर यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देखेंगे। हमारा रेसिडेंट चाहे इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, वो जो पैसे कमा रहे हैं उन सारे पैसे को हम नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि वो पैसा इंडिया के पास आ रहा है, मतलब हमारे देश में आ रहा है। लेकिन हमारा जो नॉन रेसिडेंट है, केएफसी, बार्कले है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन वो पैसे अपने कंट्री भेज रहे हैं, तो वो पैसे को हम काउंट नहीं करते हैं। वो पैसे को कहते हैं हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो फैक्टर इनकम जो कमाया गया हमारे कंट्री में है लेकिन भेजा जा रहा है फॉरेन कंट्री में, दैट इज FITA, फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड, इसका मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और एक ऐसा कमाई जो जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया नहीं, बाहर कमाया गया, लेकिन वो हमारा देश का रेसिडेंट है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, तो जो भी पैसा कमाएगा वो हमारे देश में भेजेगा। तो हमारे देश में पैसा आ रहा है, वो पैसा जो फैक्टर इनकम है लेकिन हमारे देश में नहीं, अब्रॉड से आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग फीफा। फीफा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में फीटा इंक्लूडेड होता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम जो हम निकालते हैं उसके अंदर फीटा ऑलरेडी होता है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में हम रेसिडेंट का भी देखते हैं, नॉन रेसिडेंट का भी देखते हैं, दोनों का कमाई देखते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो क्या नॉन रेसिडेंट का पैसा कमाया हुआ हमारे देश में रहेगा? नहीं, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हमारे जो रेसिडेंट बाहर में जो कमाए हैं, क्या वो इंक्लूडेड है? नहीं, हमारे यहां का सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का पैसा इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? तो अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम का बात करूं तो इसका मतलब क्या है सर? यहां पे रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया या नॉन रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया हमारे देश में, वो पैसे काउंट होते हैं। मतलब इसमें FITA भी इंक्लूडेड है, बट FIFA इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आता ही नहीं है। तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम को ले लूं, पूरे डोमेस्टिक इनकम को ले लूं, लेट्स से डोमेस्टिक इनकम 10,000 है, तो अगर मैं 10,000 ले लूं, क्या मैं नेशनल इनकम निकालते वक्त पूरा 10,000 ले सकता हूं? सर नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सर 10,000 रुपया में से लेट्स से 4,000 रुपया नॉन रेसिडेंट अर्न किए, वो नेशनल इनकम काउंट करते वक्त हमें काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा तो उनके काउंट्री में चला जाएगा, तो वो माइनस कर दो, दैट इज फीटा को माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस कर दिया 4,000। क्लियर? लेकिन अभी भी ये नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम में तो सिर्फ अपने डोमेस्टिक टेरिटरी वाला बात हुआ। सर बाहर देश में भी तो हमारे रेसिडेंट है, वो लोग भी तो अर्न कर रहे होंगे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? हमारे कंट्री में, तो हमारे कंट्री में वो पैसा भेजेगा, उसे फीफा कहते हैं। तो ये हो गया लेट्स से 8,000, लेट्स से 8,000। क्लियर? तो काट कूट के देखा जाए तो हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं? हमारे देश से जो नॉन रेसिडेंट है उसने 4,000 अपने काउंट्री में भेज दिया, और बाहर के काउंट्री से हमारे पास 8,000 आ गया, तो काट कूट के 4,000 आया मेरे पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा को फीटा से माइनस कर दो, इसको कहते हैं नेट इनकम। तो NFIA, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया? तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों क्लियर हो गया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारे टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया जाता है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। बट नेशनल इनकम निकालते वक्त याद रखना, टेरिटरी वर्ड हम नहीं देखते, हम देखते हैं हमारा देश का रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे वो टेरिटरी के अंदर हो चाहे वो टेरिटरी के बाहर हो। क्लियर? डोमेस्टिक इनकम के अंदर नॉन रेसिडेंट के पैसे इंक्लूडेड होते हैं, तो जब नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट का है, उनका कमाई अपने कंट्री में जाएगा। और बाहर में जो हमारे रेसिडेंट है उनका पैसा डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। तो वो पैसा लेकिन नेशनल इनकम में तो काउंट होगा, क्योंकि हमारे रेसिडेंट ने अर्न किया, तो उसको ऐड कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। अब सर एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं? एग्रीगेट्स दो तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं, एक होते हैं
डोमेस्टिक के लिए, एक होता है नेशनल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन उससे पहले ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सर जी और एन क्या होता है, डीपी और एनपी क्या होता है, और एफसी या एमपी और एफसी क्या होता है। तो एक एक करके पहले आपको यह समझना है। जी का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर? हमने कोई भी एसेट्स खरीदा है, हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन करने के बाद, कंजम्पशन करने के बाद, यूज करने के बाद उसका जो वैल्यू होगा, है ना, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस 1 लाख है, नेट 80 है, तो 1 लाख और 80, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन होता है। मतलब अगर ग्रॉस दिया है, आपको नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन ढूंढो, और नेट दिया है, ग्रॉस निकालना है तो भी डेप्रिसिएशन ढूंढो। इन शॉर्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का टूल्स हो गया डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं टूल्स, टूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट्स। और डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब यूज करना ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को आप जितना यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू उतना कम हो रहा है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। तो देखो, तो अगर आपको ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस वैल्यू तो बड़ा वैल्यू होता है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला नहीं, पहले वाला। तो अगर आपको ग्रॉस निकालना है और नेट दिया, ग्रॉस बड़ा वैल्यू होता है, तो जब भी बड़ा वैल्यू निकालना होगा ना, आपको प्लस करना होगा। तो नेट में आप प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। और अगर आपको नेट निकालना है, नेट मतलब छोटा, छोटा, तो इसके लिए आपको ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। क्लियर? तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर? चलो, अब डीपी और एनपी क्या होता है सर? डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, मैंने अभी भी समझाया था डोमेस्टिक इनकम। और एनपी का मतलब होता है नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या है सर? अभी भी मैंने समझाया था। डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट का पैसा इंक्लूडेड होता है, दैट इज फिटा, और फीफा इंक्लूडेड नहीं होता। तो इन शॉर्ट डीपी और एनपी का जो डिफरेंस है वो क्या है? फीफा माइनस फीटा, दैट इज NFIA। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है NFIA। इसको कहते हैं फीफा माइनस फीटा। हमारे देश में जो पैसा हमारे रेसिडेंट भेजा है वो प्लस, और हमारे देश से जो नॉन रेसिडेंट पैसा भेजा उसको माइनस। तो ये होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट का पैसा भी इंक्लूडेड होता है बट नेशनल में नहीं, और नेशनल में रेसिडेंट का पैसा भी इंक्लूडेड होता है बट डोमेस्टिक में नहीं, क्योंकि वो बाहर टेरिटरी में है। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो इन दोनों फीफा माइनस फीटा जो वैल्यू होगा वही डिफरेंस होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। ठीक है? तो अगेन, अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम तो बड़ा होता है ना बेटा, तो बड़ा चीज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर दो। अभी भी समझाया था, देखो ये रहा। क्लियर? और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो छोटा। सर डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना सर, तो देखिए सर क्या करना है सर, बाहर देश से जो हमारे रेसिडेंट ने कमाया वो पैसे तो हमारे डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होने चाहिए, उसको हटा दीजिए, है ना। और हमारा जो नॉन रेसिडेंट को आपने माइनस किया उसको ऐड कर दीजिए, मतलब अल्टीमेटली प्लस माइनस क्या? NFIA। तो नेशनल इनकम में NFIA को अगर हम क्या कर दे? माइनस कर दे। बेटा आई रिपीट, नेशनल इनकम में हम NFIA को क्या कर दे सर? माइनस कर दे, तो हमारा निकल जाता है क्या? डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। यहां तक क्लियर? तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो टूल्स है वो क्या हो गया? NFIA। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है सर? फैक्टर कॉस्ट का मतलब
सामान बनाने का लागत। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फर्म कोई भी सामान बनाता है तो उसको 4 चीज चाहिए सर। रेंट चाहिए, सैलरी एंड वेजेस देने पड़ेंगे लेबर को, कैपिटल के इंटरेस्ट देने पड़ेंगे और दिमाग के लिए प्रॉफिट देने पड़ेंगे। तो इन सारे को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका एक सामान का आपका टोटल लागत कितना लगा? 1000 रुपया। लेकिन इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, याद रखना बेटा, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। मतलब 1000 रुपया अभी रेडी टू सेल है, इसमें प्रॉफिट भी आपका। क्या ये मार्केट में सेल कर सकते हो? नहीं। गवर्नमेंट आएगा और गवर्नमेंट बोलेगा बेटा इसमें मेरा टैक्स भी तो लगाओ। तो इसके ऊपर अगर मैं टैक्स, कौन सा टैक्स? टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सनल पे लगता है, इनकम मतलब मेरा इनकम पे लगेगा, मेरा वेल्थ पे लगेगा, मेरा प्रॉपर्टी पे लगेगा, जो कि मेरे को ही पे करना है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, मैं कोई गुड्स खरीदूं या मैं कोई सर्विस लूं उस पे जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्योंकि यहां पे बात गुड्स का हो रहा है तो कौन सा का होगा? इनडायरेक्ट टैक्स का बात होगा। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स एक जन के ऊपर गिरता है, पेमेंट भी उसी को करना पड़ता है। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन किसी और का, पेमेंट कोई और करता है। जैसे मैं सामान खरीद रहा हूं, टैक्स मैंने पे किया सप्लायर को, सप्लायर पे करेगा सरकार को। क्लियर हो गया? डायरेक्ट टैक्स जितना मेरा ज्यादा कमाई होगा मेरा टैक्स भी ज्यादा होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, सर मेरा अगर ज्यादा कमाई है तो नमक के ऊपर जो मैं मान के चलो टैक्स पे कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत कम होगा, लेकिन जो कम कमा रहा है वो अगर नमक खरीद रहा है तो उसके लिए वो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे लिए मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, जितना ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स। बट गुड्स एंड सर्विसेज रिग्रेसिव होता है, जितना ज्यादा कमाए बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स उतना ही कम। ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट टैक्स पर्सनल टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल लिख देना। तो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो, जीएसटी हो गया, तो जीएसटी को ऐड कर दो, लेट्स से 800 रुपया, तो टोटल दाम कितना हो गया? 1800। क्लियर? तो ये होता है मार्केट प्राइस, ये दाम पे आप मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन अगेन एक बात, सर कभी कभी ना सरकार को ऐसा लगता है कि ये दाम बहुत ज्यादा हो गया, मतलब पब्लिक खरीदेगा नहीं, तो सरकार क्या करता है? सब्सिडी दे देता है, इसके ऊपर ना सब्सिडी देता है, लेट से 300 रुपया। तो फाइनली आपका दाम हो गया 1500 रुपया। आप जो पब्लिक को बेच रहे हो वो 1500 में बेच रहे हो, इसको बोलता है मार्केट प्राइस। क्लियर? तो ये था 1000, ये है 1500, तो डिफरेंस कितना का हुआ? 500 का। सर ये 500 कैसे हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको बोलते हैं एनआईटी। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एनआईटी है। एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? तो ग्रॉस और नेट का टूल्स डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का टूल्स एनएफआईए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का टूल्स एनआईटी। क्लियर? अगेन इसको भी थोड़ा बता देते हैं। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो सर बड़ा निकालना है, क्योंकि वही हम पब्लिक को बेचते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी को ऐड कर दे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और अगर मुझे छोटा निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस से एनआईटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है? तो इसका कन्वर्शन का क्लास में अलग से आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। बस मैंने अभी आपको समझाया कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल भी पूछता है। चलो यहां तक क्लियर? ठीक है? तो अब एग्रीगेट्स क्या क्या हो सकते हैं डोमेस्टिक के। अब इसी को जोड़ दो ना, तो हम क्या कर सकते हैं? जीडीपी एमपी लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा जीडीपी एट एमपी, याद रखना डोमेस्टिक ढूंढना है, तो जीडीपी एफसी। डोमेस्टिक ढूंढेंगे तो डीपी बीच में होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? नंबर 3 एनडीपी एट एमपी। फिर क्या होना चाहिए सर? एनडीपी एट एफसी। सब में डीपी है, देखो सब में डीपी है, तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक है। क्लियर? डोमेस्टिक एग्रीगेट्स है। अब नेशनल ढूंढेंगे तो सर नेशनल का मतलब होता है जीएनपी एट एमपी। फिर नंबर 2 जीएनपी एट एफसी। नंबर 3 एन
एनपी एट एमपी और नंबर 4 एनपी एट एफसी। ये होते हैं नेशनल के एग्रीगेट्स, क्योंकि सब में एनपी लगा हुआ है। एनपी लगा हुआ है इसका मतलब ये नेशनल है, डीपी लगा हुआ है इसका मतलब ये डोमेस्टिक है। क्लियर? लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक इनकम बोले तो सर डोमेस्टिक इनकम आपका होता है एनडीपी एट एफसी, और अगर नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी। हमेशा इनकम एफसी पे काउंट होता है टैक्स को छोड़ के। क्लियर? तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक इनकम, ये हो गया आपका नेशनल इनकम। क्लियर? तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम सब क्लियर। अभी तक क्या क्या सीखा फटाफट एक बार मैं बता देता हूं। आपने सीखा इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं, सेक्टर्स कितने होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कितने तरह के फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो, फ्लो और स्टॉक क्या होता है उसका डिफरेंस मैंने बताया। इसके बाद फ्लो मतलब रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विस। तो इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विस क्या होता है सर, दो तरह के, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में दो, कैपिटल गुड्स एंड क्या, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ये आपने सीखा। इसके बाद हम लोगों ने सीखा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, रेसिडेंट क्या होता है ना, सिटीजन क्या होता है, ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये हमने सीखा। फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये आपको मैंने सिखाया। ठीक है, चलो तो यहां तक तो हम लोग ने सीख लिया। क्लियर? अब जो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक और सिखा देते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से जो आपको डिफरेंस सीखना है, डिफरेंस वो इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, स्टॉक, फ्लो, रेसिडेंट और सिटीजन। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इसके बाद में आपको डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का मतलब जब कोई भी एसेट्स को आप खरीदते हैं आपको अच्छी तरह से पता होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। बट कैपिटल लॉस का मतलब होता है अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया जिसके कारण आपका एसेट्स खराब हो गया, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन में आपका जो प्रोडक्शन होता है वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा। बट कैपिटल लॉस हो गया मतलब प्रोडक्शन आपका रुक गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए आप प्रोविजन बना सकते हैं बट कैपिटल लॉस के लिए आप कोई प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। सर समझ में आ गया? चलो अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुआ है उन सबका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो। कितनी भी क्वांटिटी मैंने प्रोडक्शन किया, लेट्स से 10,000 क्वांटिटी मैंने प्रोडक्शन किया और एक क्वांटिटी का दाम 100 रुपया है, तो इसका मतलब है सर हमारा जीडीपी लाख रुपया है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, लाख रुपया। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उन सब का मॉनेटरी वैल्यू को काउंट कर लो, उसी को हम जीडीपी बोलेंगे। अब जीडीपी कितने तरीके के होते हैं? जीडीपी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। ये भी आपका डिफरेंस में पूछता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। तो देखो मान के चलो ये 1990 मान के चलो, ये 2000 मान के चलो, ये 2024 मान के चलो। यहां मैंने प्रोडक्शन किया मान के चलो 1000, यहां पे मैंने प्रोडक्शन किया 800 और यहां मैंने प्रोडक्शन किया 500। और क्योंकि हम देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं चीजों का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, तो पहले चीज का दाम 100 रुपया था, फिर उसी का दाम 300 हो गया, फिर उसी का दाम 500 हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है जीडीपी, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अब मुझे निकालना है बेटा नॉमिनल जीडीपी, बेटा ध्यान दो, अब मुझे निकालना है नॉमिनल जीडीपी। तो देखो, तो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालेंगे? जीडीपी का मतलब क्या बताया था? मॉनेटरी वैल्यू। तो 1000 इंटू 100 सर 10,000, नो 1 लाख। 800 इंटू 300, 8 3 जा 24,000। ठीक है, और
5 5 जा 20, 3 4 5 25, चलो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको 1000 कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं। तो ये हो गया 8 5 जा 40, 1 2 3 4, और ये हो जाता है आपका 5 1 जा 5 लाख। तो अगर मैं ऐसे देखूं, आपने क्या किया सर, करंट ईयर का आपने क्वांटिटी लिया, करंट ईयर का आपने प्राइस लिया, करंट ईयर का आपने क्वांटिटी लिया, करंट ईयर का आपने प्राइस लिया, करंट ईयर का क्वांटिटी लिया और करंट ईयर का आपने प्राइस लिया। इससे जो जीडीपी आया उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर का क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस के मुताबिक जो मॉनेटरी वैल्यू आता है उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन इसमें इन्फ्लेशन छुपा हुआ होता है क्योंकि दाम बढ़ने वाला चीज को आपने कंसिडर किया है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखो तो आपका 2024 का जीडीपी सबसे ज्यादा है, क्लियर। लेकिन रियलिटी ये नहीं है सर, रियलिटी क्या है सर, प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन 1000 हुआ था 1990 में, अब तो सिर्फ 500 ही हो रहा है, तो प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन क्योंकि चीजों का दाम महंगा हो गया तो आपका जीडीपी ज्यादा हो गया। तो वो रियल प्रेडिक्ट नहीं होता, रियल इंडिकेटर नहीं होता। रियल इंडिकेटर क्या होता है सर, रियल जीडीपी क्या होता है सर, आपको ना इन्फ्लेशन को हटा करके आपको कंसीडर करना चाहिए। तो अगर मैं इन्फ्लेशन हटा दूं, एक कॉमन प्राइस रख लूं, उसको बोलते हैं बेस प्राइस। तो यहां पे ना बेस प्राइस रखा जाता है। तो मान के चलो मैंने बेस प्राइस रख दिया 100, ये जो है ना बेस प्राइस, ये मान के चलो 100 रुपया रख लिया। तो हर क्वांटिटी का प्रोडक्शन मैंने जो किया, हर ईयर जो मैंने प्रोडक्शन किया उसको एक बेस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू 100 सर 10,000, 800 इंटू 100 कितना 80,000, और 500 इंटू 100 सॉरी 1000 इंटू 1000 इंटू 100 1 लाख, और 500 इंटू 100 50,000। तो यहां पे आपने क्या नोटिस किया, रियलिटी क्या मिला आपको कि सर आपका जीडीपी तो 1990 का ज्यादा है और 2024 का तो एकदम आधा हो गया। ये होता है रियलिटी, ये होता है एक्चुअल चीज, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहां पे आपने इन्फ्लेशन को हटा दिया। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, नॉमिनल जीडीपी में आप करंट ईयर का क्वांटिटी करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, बट रियल जीडीपी में आप करंट ईयर का क्वांटिटी और बेस प्राइस लेते हैं। ठीक है, सेकंड नॉमिनल जीडीपी में आपका क्वांटिटी और प्राइस दोनों अफेक्टेड होता है क्योंकि दोनों डिफरेंट होता है, बट रियल जीडीपी में क्वांटिटी अफेक्टेड होता है क्योंकि प्राइस तो बेस होता है। और एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो जीडीपी होता है वो रियल जीडीपी होता है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। समझ में आ गया, चलो ये था आपका जीडीपी का कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन पूछता है सर जीडीपी, अगर देश का जीडीपी बढ़ा, अगर देश का जीडीपी इंक्रीज हुआ तो सर सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया सर, देश तरक्की कर रहा है, सारा जगह खुशी ही खुशी। सर ये सही नहीं है सर, जीडीपी बढ़ने से देश का खुशी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब देश का वेलफेयर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको पूछेगा बताओ जीडीपी का डिमेरिट्स क्या है, आपको पूछेगा बताओ जीडीपी हमारे देश का वेलफेयर के लिए नहीं है कब, तो ये आपको बताना है। तो पहला सर पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब सर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा कि जीडीपी हमारा देश का भलाई के लिए है या नहीं है। जैसे एग्जांपल, पहले हम 1000 क्वांटिटी बना रहे थे जिसमें से 900 क्वांटिटी पुअर के लिए और 100 क्वांटिटी रिच के लिए, इससे इनइक्वालिटी नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं सर, अब आप 1000 क्वांटिटी ही बना रहे हैं, या लेट्स से आपने 2000 क्वांटिटी बनाया, तो भाई ज्यादा बनाया तो जीडीपी ज्यादा हो गया तो देश का तो भलाई होना चाहिए ना, नहीं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं सर, अब आप 1800 या मान के चलो 200 पुअर के लिए बना रहे हैं और 1800 रिच के लिए बना रहे हैं। तो रिच बनते जा रहे हैं, पुअर बनते जा रहा है। तो देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का भलाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी हो रहा है। नंबर टू कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। सर कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, अगेन आपने 1000 क्वांटिटी बनाया, आपने 2000 क्वांटिटी बनाया,
मान के चलो 1990 में 1000 और 2000 में आपने 2000 क्वांटिटी बनाया, ये भी आपने 1990 और ये भी आपने 2000, ठीक है। बट 1990 में जो प्रोडक्शन कर रहे थे सर, उसमें से 800 आप कंज्यूमर गुड्स कर रहे थे और 200 आप एमुनिशन बना रहे थे फॉर सेफ्टी रीजन। अगर कोई देश अटैक कर दिया तो हमें बचने के लिए भी तो एमुनिशन चाहिए, हाँ या ना। चलो, तो यहां पे जीडीपी भी ज्यादा है और देश का भलाई भी हो रहा है, दोनों चीज बढ़िया चल रहा है। बट सर 2000 में आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ, देश का जीडीपी तो ज्यादा हो गया, लेकिन 200 क्वांटिटी आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, लेकिन 1800 आप एमुनिशन बना रहे हैं। मतलब सर आपका देश है ना धीरे धीरे आतंकवाद में जा रहा है, हर घर में गन बारूद रहेंगे, तो ये देश का भलाई के लिए नहीं हो रहा। नंबर 3 बार्टर सिस्टम। नंबर 3 बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम का मतलब सर ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये दो बंदे, इसको जो चाहिए वो इससे मिल रहा है, इसको जो चाहिए वो इससे मिल रहा है। मतलब ये गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही खुशी है, बल्ले बल्ले, मुझे जो चाहिए आपसे मिला, आपको जो चाहिए मुझे मिला। लेकिन क्या देश का जीडीपी बढ़ा? सर नहीं, क्योंकि मैंने अपना वाला सामान उसको दिया, उसका वाला सामान मेरे को दिया, तो सर जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी देश खुश है। तो कहने का मतलब जीडीपी ही एक इंडेक्स नहीं है देश का वेलफेयर के लिए। तो ये हो गया तीसरा रीजन। लास्ट चौथा रीजन, एक्सटर्नलिटीज, ऐसा कुछ जिससे देश का भलाई भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें दो है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि मान के चलो गुवाहाटी में मैंने एक ऐसा कोचिंग सेंटर खोल दिया जहां पे गरीब बच्चा आओ पढ़ो फ्री में। तो अगर ऐसा मैंने कोई कोचिंग खोला तो देश का तो भलाई हो रहा है, देश का तो बल्ले बल्ले हो रहा है, लेकिन क्या देश का जीडीपी बढ़ रहा है? सर नहीं, क्योंकि हम जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसा नहीं मिल रहा, तो देश का जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि देश का जीडीपी का मतलब मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी नहीं आ रहा। तो भाई जीडीपी तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन देश का भलाई तो हो रहा है, सब खुश हैं क्योंकि उनको फ्री में पढ़ाई मिल रहा है। अब नेगेटिव, सर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब मैं एजुकेशन सेंटर के अलावा मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दिया, ठीक है, और उसमें ना गंदे पॉल्यूशन निकल रहा है, तो वहां के जो सामाजिक है वो क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा, सब बीमार पड़ेंगे, सब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इससे मेरा देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन सर इससे पॉल्यूशन हो रहा है, बट ये हमारे जीडीपी देश का वेलफेयर के लिए नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? तो यहां आपको पढ़ना है ये नेशनल इनकम के लिए। इसमें मैंने दो चीज आपको डिस्कस नहीं किया, दो चीज मैंने कवर नहीं किया, एक कन्वर्शन, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, मतलब एग्रीगेट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये दो चीज मैंने कवर नहीं किया, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस टॉपिक में, नेशनल इनकम के टॉपिक में हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज आपके दिमाग में बेसिकली घुस जाए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।